हारने की वजह से। अदरवाइज बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट जो मुझे एलजी साहब ने विश्वास दिया था कि इनको मैं टेक ओवर करूंगा और दिल्ली में आपकी मदद करूंगा। हारने के बाद जब मेरी एलजी आपको बराबर अमन यही कि यह नहीं उम्मीद है जीरो बैलेंस अकाउंट से क्रिएट कर अलग एंट्रीज करता आपको बराबर वही ये अकाउंट से क्रिएट गसा आपको की वजूहत है यम के था क्या कि अमन बड़े क्लाइंट्स ऑनलाइन सिस्टम अमन से ताश है हिसाब में आते पर कि मसले ब्याज बात किस्मती से सीपीओ सोबो सुबह ट्रांसफर बाकी नो और तास्ते लो थोड़ा टाइम है मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज डीडीसी मेंबर मज नो चेयरमैनशिप वरी तो करियो अंदाज 4.5 वरियन मज करियो मे खिलाफ बहुत में देखिए, मैं आपको बताऊं, एक ट्रेजेडी है हमारे साथ। वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हेड्स है, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी सूरत में यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको तजुर्बा था दिल्ली वाली यूटी, दूसरे यूटीज में चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत काम करना है। ये लॉ ऑफ द लैंड है। जिस तरह स्टेट के अंदर में सारे डायरेक्शन सीएम साहब दिया करते थे, आज ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिया करते हैं। मजबूरी इस बात की है कि या तो आपको लड़ना नहीं चाहिए, अगर लड़ा तो तब आपको एलजी साहब के साथ रिलेशन अच्छे रखनी चाहिए ताकि हमें नुकसान ना हो, क्योंकि आप जानते थे पहले ही कि यूटी के अंदर में सीएम साहब के पावर्स जो है वो एलजी साहब के तहत होते हैं। आपने कहा था पहले कि हम किसी भी सूरत में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि स्टेट के अंदर में सारे पावर्स सीएम साहब के पास हुआ करते हैं, यूटी में एलजी साहब है। ये तो पूरे इंडिया का कानून है, ये कोई इधर का अलग कानून नहीं है। उमर साहब को चाहिए था कि ना लड़े। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, आप चूंकि एक मजबूरी थी, हम वैक्यूम भी नहीं रख सकते थे, लड़ना जरूरी था। इंजीनियर रशीद साहब ने आपको एक मैसेज दिया, जब आपके 42 एमएलए आ गए तो फिर उसने रिक्वेस्ट की उमर साहब को कि तब तक आप हलफ ना उठाएं, सरकार ना बनाएं, जब तक दिल्ली के साथ कोई नेगोशिएशन करें उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी मजबूरियां हल हो जाए। उन्होंने नहीं माना। सर, एक और सवाल, यही वजह की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, जब यूटी का सीएम हलफ लेने के लिए आप एलजी साहब के पास गए, फिर आपको एलजी साहब का एहतराम भी करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एलजी साहब का कहां या कोई हक नहीं, उसको नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, तब तक वेट करना चाहिए था। जब हलफ लिया तब आपको उसके साथ शान बशान चल के जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट करना चाहिए, सारे इश्यूज हल करने चाहिए। किसी को एक हक है, यहाँ पर अगर मोदी सरकार कह रही थी कि हम यहाँ के नौजवानों को एम्पावर कर रहे हैं, तो उसने एक जमहूरियत के झंडे के नीचे भी इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन जीते थे, और ऐसे लीडर को आप जेल में बंद करवाना, ये कहाँ तक एआईपी की क्या स्टैंड है, आप बताइए। एआईपी बिल्कुल साफ है, इसमें हमारी कोई दो राय इसमें है नहीं है। जहां तक मेराज साहब का ताल्लुक है, इसमें दो चीजें हैं। हमारे हिसाब से मेराज साहब एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका असेंबली के जो हमारे स्पीकर है राठौर साहब, उसको डिफेंड करना चाहिए था। जिस वक्त इस पर ये सेफ्टी एक्ट लगा, वो खामोश रहे। जब मैंने भी, शायद आपने देखा होगा कि मैंने मीडिया पर बात, इस पर अपने फेसबुक पर बात मैंने लिखा कि हमारे असेंबली स्पीकर साहब को डिफेंड करना नहीं आता है, क्या वजह है। और उसने पहले कहा भी कि मुझे इसमें कहा नहीं गया, लेकिन बदनसीबी है कि वो साइलेंट रह गए। इधर से जो डिप्टी कमिश्नर और जो मेराज साहब के दरमियान जो, मैं उसमें दो बातें आपको कहना चाहूंगा। वो ये है कि मेराज साहब ने जो शाइस्तगी में जो कमी दिखाई, जो उसकी जबान से जो कुछ मतलब शाइस्ता लफ्ज नहीं निकला डिप्टी कमिश्नर के हवाले से, वो चीज ठीक नहीं थी। लेकिन उसके लिए जो वो पनिशमेंट है वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इसके लिए सेफ्टी एक्ट नहीं लग सकता, क्योंकि इससे पहले आपने देखा एक बीजेपी का एक वो शायद एमएलए ही है रंधावा, उसने इससे बदतर की हालत कही। वो ऐश कर रहा है, वो मजे लूट रहा है। ये चीजें, ये डबल स्टैंडर्ड सरकार में नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है